जय हिंद, वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को रिवाइज करने वाले हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, काइनेमैटिक्स और ये स्टैटिक साइज और सर्कुलर मोशन है, ये सब चैप्टर जो हैं आपके पास में वो पूरी फिजिक्स की जान है। मतलब जिन लोगों को ये चैप्टर दिख जाते हैं तो उनको अपने आप अंदर से फील आने लग जाती है कि भाई अपना फिजिक्स अच्छा है ना। और है भी ये चैप्टर शानदार, मतलब ये दिखाई देते हैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो चीज़ें हो रही थी वहाँ पे इन सब का यूज़ है। तो हमें जब ये पढ़ते हैं, ये समझते हैं, तो हमें लगता है हाँ हम कुछ नया जाने हैं, मतलब फिजिक्स हमें आता है या फिजिक्स कुछ हमें नया सिखा रहा है। तो चैप्टर बहुत ही शानदार है। पर ये मतलब इससे आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है, मतलब सब्जेक्ट को लेके कि भाई हाँ किस तरीके से सब्जेक्ट में सोचना है। और आपने देखा भी है अभी, जिसका ये स्टार्टिंग के मैकेनिक्स वाले पार्ट स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो वो आगे अपने वाली फिजिक्स अपने आप निकाल देते हैं, चाहे 11th की हो 12th की हो, आगे वाली फिजिक्स लोग रगड़ देते हैं अगर ये वाले चैप्टर आपके अच्छे हो तो। और ये अगर वीक हो तो लोगों के दिमाग में हमेशा डाउट रहता है अपना फिजिक्स सही नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में डाउट है तो वो डाउट आज क्लियर कर देंगे। अपने आज एनएलएम पढ़ेंगे, मैं आपको क्विक रिवाइज कराऊंगा एनएलएम का एक लेक्चर के अंदर। और वहाँ पे मैं आपको वो सब पॉइंट पकड़ूंगा जहाँ पे लोग फंसते हैं। तो एक बार आप ढंग से देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको लगे दिक्कत है तो वहाँ पे आप रुक के समझ सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट पिंक करेगा, अरे यार ये वाला पॉइंट हमें पता नहीं था, पर शायद मे भी उसको डिटेल में ना बताया जा सके। बिकॉज एनएलएम पूरा चैप्टर तो अच्छे खासे टाइम में हुआ, अच्छे खासे लेक्चर्स में हुआ, हम उसे एक लेक्चर में कवर अप करेंगे तो मे भी कुछ कुछ चीज़ें हम सिर्फ टच करके निकलेंगे। तो अगर आपको टच में जैसे कोई पॉइंट में टच किया और आपको फील हुआ नहीं यार यहाँ पे तो दिक्कत है, तो वहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करके आप अपने नोट्स देख सकते हैं। अच्छा ये बातें थी जो हम नहीं जानते थे, तो वो आपको हेल्प करेगा ना, आपको सीरियसली लेना है। आइए अपने शुरू करते हैं एनएलएम को, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को। हम इससे पहले मतलब जो हमने चैप्टर पढ़ा होता है एनएलएम से पहले, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से पहले, वो काइनेमैटिक्स था। तो हमें पहले तो ये फील होना चाहिए भाई काइनेमैटिक्स के बाद में हमने एनएलएम पढ़ा क्यों, मतलब जीवन में काइनेमैटिक्स चल रहा था मस्त, वो चलता रहता, क्यों हम एनएलएम पढ़ते। तो क्या मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में बेसिक। तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपके दिमाग में बत्ती जलेगी, आपको समझ में आएगा कि भाई जो काइनेमैटिक्स था वो इफेक्ट से डील करता था, एनएलएम कॉज से डील करता है। क्या 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 काइनेमैटिक्स किससे डील करता था, इफेक्ट से, और एनएलएम किससे डील करता है, कॉज से। कैसे बात नहीं समझ रही, देख सिंपल सी बात क्या, मान जैसे मैं तेरे को ये बोलूं ये एक बॉल है भाई, सब इस बॉल को फेंक दिया ऊपर वी वेलोसिटी से, ठीक। मैंने बोला नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तेरे दिमाग में ये बात क्लियर होगी, अच्छा इस बॉल का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब तो बोले इसका इफेक्ट क्या होगा, इस एक्सीलरेशन क्या इफेक्ट होगा, कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी जीरो बनेगी, कितनी हाइट पे जाएगा, और ब्ला 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 कुछ भी सवाल हो सकता है, 2 सेकंड बाद कहां पे होगा। तो हम क्या देख इफेक्ट देख रहे हैं, किसका इफेक्ट, इस एक्सीलरेशन का, इस वेलोसिटी का। हमने ये नहीं पूछा सर जी एक्सीलरेशन क्यों आया, पूछा क्या मैंने आपको, जब काइनेमेटिक्स जब चलता होता है तो मैं हम बोलते हैं भाई साहब एक बंदा है वो कार के ऊपर, वो एक बाइक पे बैठा है, वो बाइक चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, इस एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप मान लेते हैं हाँ मास्टर ने बोल दिया मतलब कहानी खत्म। आप ये जानने की कोशिश नहीं करते थे भाई साहब ये 4 कहां से आया, क्योंकि हम वहां पे इफेक्ट से डील कर रहे थे कि भाई साहब अगर ऐसा एक्सीलरेशन है इसका इफेक्ट क्या होगा। हम वहां पे कोज को लेके सीरियस नहीं थे, पर एनएलएम में हम कोज जानेंगे। जब मैं बोलूंगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, भाई सर जी 4 कहां से आया बताओ। तो बेसिक मतलब समझ में आ रहा है काइनेमैटिक्स में और एनएलएम में क्या डिफरेंस है। काइनेमैटिक्स किससे डील करता है बच्चों, इफेक्ट से डील करता है, और जो एनएलएम है वो आपके पास में कॉज से डील करता है, कारण बताएगा भाई साहब एक्सेशन क्यों आया, एक्सेशन कब आता है, ये वेलोसिटी कैसे है, ये सब चीजों पे हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जब जैसे हम एनएलएम का नाम सुनते हैं तो हर एक बच्चा बता देगा, ऐसा नहीं है भाई साहब कि आपके लिए उसके लिए 11वीं 12वीं पढ़ना जरूरी है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो 10वीं वाले बच्चे से ही पूछ लेंगे ना भाई, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक नाम का चैप्टर है 11वीं में, तो उसमें क्या होगा, तो अपने आप बता दे भाई जी अच्छा 11th में चैप्टर है उसके अंदर होगा, फिर न्यूटन के लॉ होंगे। किसी से पूछ ले तो भले जाके 10वीं, तो कोई भी छोटा बच्चा जो 8वीं 9वीं पढ़ रहा है उससे पूछ ले एनएलएम नाम का चैप्टर 11वीं में उसमें क्या होगा, तो बोले भाई न्यूटन के लॉ होंगे। और सही बात है, जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो न्यूटन के लॉ से ही है, पर वो छोटी क्लास में बहुत बेसिक बेसिक बातें थी, हम यहाँ पे रगड़ के लेते हैं इसको, एक एक चीज को डेप्थ में पढ़ते हैं। तो न्यूटन के कितने लॉ थे भाई साहब, पूरी दुनिया जानती है, ये तो बहरा ही बता देगा बच्चे। 3 थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। मैं ज्यादा टाइम इस पे डिवोट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा टारगेट वही है जहां पे दिक्कत है। तो एक बार हम थोड़ा सा एनालाइज जरूर करेंगे सिचुएशन को, मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे भाई साहब ठीक है हाँ हमें याद है, याद नहीं रखना भाई, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, याद नहीं रखना। तो फर्स्ट लॉ का मतलब क्या है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब अगर आप किससे पूछेंगे तो मोस्टली जो मुझे जवाब मिला है, मतलब जो आप कभी पूछता हूं मैं, तो मोस्टली जवाब दुनिया ये देती है अगर कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, अगर कोई चीज चलती है तो चलती रहेगी। ये फर्स्ट लॉ नहीं है ना, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, वो चल रही है चलती रहेगी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलते अगर कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, सही बात।
और अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रही है, ऐसा नहीं बोला चलती है चलती रहेगी, नहीं वो गलत है। अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रही है तो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। ये बोलना ये तो चल रही है चलती रहेगी, तो भाई साहब ये क्या, अगर कोई चीज 5 मीटर पर सेकंड चल रही थी तो अब वो 10 मीटर पर सेकंड चलने लगी, तो इसमें लो फर्स्ट लो तो फेल हो गया ना। फर्स्ट लो क्या बोलता है, फर्स्ट लो का जो लोग भाषा बोलते हैं वो ये बोलते हैं ये रुकी हुई तो रुकी रहेगी, चलती है चलती रहेगी, ये वाली बात तो गलत है। इसको अगर बोलना हो तो ऐसे बोल दीजिए, अगर इसी स्टेटमेंट को रिफाइन करके बोलना है तो आप ऐसे बोल दीजिए, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रही है तो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, उसी स्पीड से नहीं, उसी वेलोसिटी से। अगर डायरेक्शन जो वेलोसिटी की थी वही सेम की सेम वेलोसिटी रहेगी, डायरेक्शन भी बदलेगी नहीं। मेरी बात क्लियर है आपको? ठीक। और अगर आप मुझसे पूछे सर जी आप क्या स्टेटमेंट प्रेफर करें, मेरा सीधी सीधी बात यह है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा तो उसका एक्सीलरेशन 0 है। इफ एफ इज 0, मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक लाइन मतलब हमारा जो इससे पहले स्टेटमेंट था उसको कैसे कवर करेगा। इफ एफ इज 0 देन ए इज 0, सीधी सी बात है। और इफ ए इज 0 देन एफ इज 0। अगर भाई साहब किसी बॉडी पे फोर्स नहीं है तो उसका एक्सीलरेशन नहीं होगा, सीधी सी बात। एक्सीलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब अगर आप किसी बॉडी फोर्स नहीं लगाएंगे, अगर आप किसी बॉडी फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसका एक्सीलरेशन क्या रहेगा, 0। तो अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो बॉडी रुकी हुई रहेगी क्योंकि उस पर एक्सीलरेशन कितना है, 0। आप में रुकी हुई है, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, आप पूरे स्टेटमेंट ऐसे बोल दीजिए, अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं और वो बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, ऐसा बोला था। या फिर अगर हम किसी बॉडी फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो जिस वेलोसिटी चल रही है उसी वेलोसिटी चलती रहेगी, ऐसे बोला। तो इसको तो ये सही बोल रहा है ना, अगर आप किसी बॉडी फोर्स नहीं लगाएंगे तो एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब रुकी हुई रहेगी, और किसी वेलोसिटी चल रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये सिंपल सा फर्स्ट रूल समझ में आ गया। अगर किसी बॉडी फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 तो फोर्स 0। या फिर आपको मतलब भाषा में मजा आ रहा है तो भाषा मैंने बता दी, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, अगर कोई किसी वेलोसिटी चल रही है तो उसी वेलोसिटी चलती रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक, ये था फर्स्ट लो। सेकंड लो बता क्या था, सेकंड लो बता क्या था। सेकंड लो में हमें, फर्स्ट लो में ये समझ में आ गया कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसका एक्सीलरेशन नहीं आएगा। सेकंड वाले लो में हमें ये बताया कि अगर आप फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेशन आएगा कितना। या फिर मान लीजिए कोई चीज रुकी हुई है, उसको आपने चला दिया फोर्स लगा के, मान लीजिए कोई चीज रुकी हुई थी, उसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, रुकी हुई तो क्या वेलोसिटी बोलना, और वो फिर चलने लगी 5 मीटर पर सेकंड से, तो इस ड्यूरेशन में इस प्रोसेस को करने में कितना फोर्स लगा होगा, ये बात कौन बताएगा, सेकंड लो बताएगा। क्लियर। सेकंड लो में क्या था आपके पास, सेकंड लो में बोला गया दैट इज फोर्स इज इक्वल टू dp by dt, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक, और अगर आप यहां मोमेंटम को देखेंगे तो ये बन जाएगा दैट इज m dv by dt। हम मान रहे हैं मास इज कांस्टेंट। जब आप सेंटर ऑफ मास में जाके देखते हैं तो वेरिएबल मास सिस्टम आता है, वहां मास ही बदलता रहता है, पर यहां पे हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम मान रहे हैं कि मास इज कांस्टेंट। तो फोर्स कितना आता है, फोर्स आता है m dv by dt, और dv by dt को a लिखते हैं तो f आपके पास में क्या बन जाएगा बच्चों, f इज इक्वल टू m। सबसे फेमस रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक, न्यूटन के थर्ड लॉ की अगर आप बात करें, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगर आप थोड़ा सा याद है कुछ थर्ड लॉ के बारे में, क्या जानते हैं आप, क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ? ये भाई साहब, एक मैं हूं, एक ये बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड पे F फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो ये बोर्ड भी मेरे ऊपर F फोर्स लगा रहा है। सुन, मैंने इस पे F फोर्स लगाया तो अब ये बोर्ड मेरे ऊपर लगा रहा है। अगर बॉडी A ने बॉडी B पे फोर्स लगाया तो बॉडी B भाई साहब बॉडी A पे फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आ गई मेरी बात? तो एक्शन अगर आपने इस पे किया तो रिएक्शन मुझे मेरे ऊपर मिलेगा। एक्शन रिएक्शन दोनों सेम पे नहीं मिलेंगे, इसको एक्शन रिएक्शन फोर्स ही बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन क्या, आपने फोर्स लगाया F तो इसका रिएक्शन भी आपको कितना मिलेगा, F मिलेगा। तो अगर आपने एक्शन इस पे किया है तो रिएक्शन आपको अपने ऊपर मिलेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स F लगा रहे हैं, या फिर आपने किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगाया उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आपने किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगाया उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा। अगर बॉडी ए बॉडी बी पे कोई फोर्स लगा रही है F, तो बॉडी बी बॉडी ए पे उतना ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स लगाएगी। क्लियर? ये आपके पास में न्यूटन का थर्ड लॉ था, इसको हम लिख नहीं रहे हैं, ये लोगों को क्लियर रहता है पहले से। अब भाई साहब एक बड़ी बात आती है आपके पास में कि न्यूटन एक्चुअली ये सब बातें बोल तो गया, पर बातें समझ में आया भाई साहब न्यूटन तो गलत बोल गया, न्यूटन की तो बातें सही नहीं है। बाद में लोगों को दिखाई दिया भाई न्यूटन बोल तो गया भाई साहब, पर ये तो गलत बोल गया। पर न्यूटन ने इतनी बड़ी बात बोल दी, लोगों ने बोला गलत तो नहीं बोलने देंगे महाराज को, और गलत नहीं बोलने देंगे तो उन्होंने एक नई चीज बनाई। क्या 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 चल क्या रहा है? चल ये रहा है भाई साहब कि ये जो सब लॉ हैं ये हर एक फ्रेम में वैलिड नहीं है। ये जब आप लगाएंगे तो आंखें बंद करके मत लगा देना भाई साहब, ठीक है मास्टर ने बताया लगा दिया, ये हर एक जगह वैलिड नहीं है। ये कहां वैलिड है? कुछ स्पेशल फ्रेम्स पे वैलिड है,
उन फ्रेम को क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। तो सर अगर मुझसे कोई पूछे इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन क्या होती है, सीधी डेफिनेशन है जिसमें न्यूटन के लॉ वैलिड है वो इनर्शियल फ्रेम है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जो इनर्शियल फ्रेम नहीं है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ऐसे सीधा सीधा बोलते हैं, सीधे सीधे बोले, सीधी सी बात है भाई। इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन ही वहीं से आई कि न्यूटन के लॉ हर एक फ्रेम में वैलिड नहीं थे। जिन फ्रेम में न्यूटन के लॉ वैलिड थे उनको हम क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। जिनमें न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं थे वो क्या कहलाते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। सीधी सीधी बात तो ये है। अगर इसमें कहानी करनी है तो कितनी कहानी कर लो, उसका अंत नहीं है। एक इनर्शियल फ्रेम होता है आपके पास में। इनर्शियल फ्रेम क्या था? फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉज या फिर लॉ ऑफ न्यूटन्स होल्ड्स ट्रू और आर कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो गया आपके पास में? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसमें क्या है? फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉ होल्ड ट्रू। और ये क्या है? फ्रेम अदर देन इनर्शियल फ्रेम आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। या फिर ये भी लिख सकते हैं जिस फ्रेम में न्यूटन के लॉ होल्ड सही नहीं बैठे वो सब नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में विजुअलाइज कराएं तो विजुअलाइज भी करवा सकते हो ये सिचुएशन। देखिए कैसे, यहां पे एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ था ना, एक सिचुएशन में आपको दिखाता हूं। ठीक है, आपको दिखाई तो दे रहा है, हाँ ये बात हमने कॉपी में है, हमारे अपने पढ़ रखा है। मैं विजुअलाइज करवाता हूं कि ये बात सही क्यों है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक एम मास का ब्लॉक था, वो मैंने पूछा, मेरे ग्राउंड फ्रेम से खड़ा होकर देखा भाई साहब। अच्छा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं यार कि हाँ कौन कौन से होते हैं। तो हम ग्राउंड को हम इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। ग्राउंड को हम क्या मानते हैं? अर्थ को हम क्या मानते हैं? इनर्शियल फ्रेम होता है ना, अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम। बिकॉज हम वहां पे रह रहे हैं इस वजह से हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। अगर आप कहीं और जाके ऑब्जर्व करें तो अर्थ भी आपको इनर्शियल फ्रेम नहीं दिखाई देगी, पर हम अर्थ पे रहते हैं इस वजह से हम इसको इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। आप लोग भी अर्थ पे रहते होंगे, कहीं और तो नहीं रहते। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब मेरी बात सुन कि थोड़ा सा इनर्शियल फ्रेम में और आगे चलते हैं। जो फ्रेम्स इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दे ऑल आर इनर्शियल फ्रेम। पहले इसके बाद चर्चा करेंगे, पहले इनर्शियल फ्रेम में लेके चलते हैं। यहाँ पे लोगों को दिक्कत रहती है, सुनना मेरी बात को बच्चे सही ढंग से। पहली बात तो इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन क्लियर होगी। अच्छा, ग्राउंड क्या है? अर्थ इज ए इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि हम वहां पे रहते हैं, हमने अपने रेफरेंस के लिए मान लिया। अब मेरी बात सुन कि किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर कोई और फ्रेम रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन दैट विल बी आल्सो इनर्शियल फ्रेम। मैं ये बात लिखवाऊंगा नहीं, अपने हिसाब से लिख लेना। अगर तो इस बात तो नहीं पता है तो क्या बोल रहा है मास्टर, अगर कोई इनर्शियल फ्रेम के ऊपर तू बैठा है और तेरे को कोई दूसरा कोई फ्रेम है जो या तो रेस्ट पे दिखाई दे रहा है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। सुन मेरी बात, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। देखो, मैंने बोला भाई सर जी मेरी गाड़ी है, वो मस्त यहाँ पे ऐसे खड़ी है, उसमें तेल नहीं है, मस्त खड़ी है यहाँ पे। तो ये इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? ये रुकी हुई है ये वाली गाड़ी। मैं इसे पूछ रहा हूँ तो क्या कौन सा फ्रेम है ये? दिस इज इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, समझ आ गई मेरी बात? वो वाली बात है तो याद रखेगा, कभी नहीं फंसेगा। क्या? अगर किसी इनर्शियल फ्रेम के, अपनी भाषा में लिख ले, अगर किसी, सीधी हिंदी में लिख ले, अगर किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो वाला फ्रेम भी क्या रहेगा? इनर्शियल फ्रेम रहेगा। मैं तो एग्जांपल समझाऊं तो बात समझ जाएगी। देख, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब मेरी गाड़ी थी, वो मस्त यहाँ पे सड़क पे खड़ी थी, रुकी हुई है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो मैंने किससे पूछा कि भाई बताओ मैं इनर्शियल फ्रेम हूं कि नहीं, तो वो बोलेगा कौन बताएगा? अर्थ पे खड़ा हुआ बंदा दिखा देगा, क्योंकि अर्थ तो पक्का इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ पे खड़े हुए बंदे से पूछा भाई साहब मैं कहां पे दिखाई दे रहा हूँ, इसने बोला नलायक रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। और अगर रेस्ट पे दिखाई दे रहा है मतलब कैसा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। अभी मास्टर ने दिखाई ये वाली बात, ठीक है जी। और बताओ, अब मान ले यहाँ पे ये मेरी गाड़ी थी, इसको मैंने चलाना शुरू कर दिया, ठीक है, मैं इसे बैठा हूं मस्त, और ये चलनी शुरू होगी। किस वेलोसिटी से? v0 वेलोसिटी से। एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन कितना है आपके पास? 0 है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब बता भाई साहब इनर्शियल फ्रेम है कि नहीं? इनर्शियल फ्रेम है कि नहीं? हाँ इनर्शियल फ्रेम है। सर जी कैसे अब तो चल रहा है? मैंने कब बोला चलती हुई बॉडी इनर्शियल फ्रेम नहीं होती? मैं तो ये बोला ना कि अगर इस इनर्शियल फ्रेम को दूसरी बॉडी अगर रेस्ट पे दिखाई देती है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई दिखाई देती है, वो इनर्शियल फ्रेम होगा। इससे पूछ ना रहा से भाई मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं, तो ये बोलेगा भाई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था भाई कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या हो गया? ये भी अपना मस्त इनर्शियल फ्रेम हो गया। ये भी इनर्शियल फ्रेम, ये भी इनर्शियल फ्रेम, IF ठीक। अब सोच के देख, मैंने बोला मैं मेरी गाड़ी को मस्त गोल गोल घुमाना चाहता हूं। इस बार मेरी गाड़ी है ऐसे,
उसके चक्के चुक्के बना दिए, ये मेरी गाड़ी है, ये मस्त इधर ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही है, और मैंने बोला अपनी स्पीड सेम रखेंगे, स्पीड बदलेंगे नहीं, समझा? अब क्या सर्कुलर पाथ में, अब की बार ये वाला बंदा इनर्शियल फ्रेम है कि नहीं, ये इनर्शियल फ्रेम है कि नहीं, ये नहीं है भाई, है कि नहीं? सर जी है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अरे है कि नहीं, सही सी बात आज बता, ये नहीं है, इसकी स्पीड सेम है, पर मास्टर ने बोला स्पीड सेम नहीं होनी चाहिए, क्या? वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी बदलती जा रही है, कैसे? बिकॉज वेलोसिटी में दो टर्म्स होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है दोस्त, पर इसकी डायरेक्शन बदलती जा रही है, और अगर डायरेक्शन बदलती जा रही है तो ये वाला फ्रेम आपके पास में इनर्शियल फ्रेम नहीं है, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आप बोलेंगे सर जी ये वाला जो फ्रेम है ये हो गया आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो आपको पहले पहचानना आना चाहिए सर जी इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैं बोलूँ यहाँ पे एक लिफ्ट है, यहाँ पे एक लिफ्ट है, और इसमें अंदर एक बंदा खड़ा है, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, बोल इनर्शियल फ्रेम की नॉन इनर्शियल फ्रेम, दिस इज इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि इसे ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई देगा। अगर यही बोल दो भाई साहब एक्सीलेट हो रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तब ये घंटा इनर्शियल फ्रेम नहीं है, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हमें जो ये सब लॉज हैं आपके पास में, ये सिर्फ किस में वैलिड है? इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के लगाना है तो आप लोग भी जानते हैं हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो मतलब जो कि नहीं होता, नकली को हम सूडो बोलते हैं, तो वैसा कुछ फोर्स नहीं है, पर वो ठीक है कि हम न्यूटन ने इतनी मेहनत करके, मतलब ऑब्वियसली मतलब न्यूटन का जो कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में वो लाजवाब है। मतलब जैसा नेटफ्लिक्स पे राधिका आप्टे का है, वैसा फिजिक्स में अपने साहब का है, न्यूटन साहब का। तो अगर मतलब इतने बंदे ने काम किया है तो वो जो उन्होंने सूडो फोर्स बनाया वो बहुत सही बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व भी हो जाती है। ठीक, तो बच्चों ये बेसिक बात थी, मैं कुछ बता रहा था यहाँ पे शायद आपको, पहले आप ये मिटा लेते हैं फिर अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ना। बच्चों एक वो थोड़ा चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको कि भाई साहब की नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लोग कैसे फेल हुए, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लीजिए, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे स्मूथ सरफेस के ऊपर एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, स्मूथ सरफेस के ऊपर ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का। तो अगर आपने इस वाले बंदे से पूछा ये वाला बंदा कहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है ना, और ये रेस्ट पे है, तो क्या बोलेगा? हाँ ये ब्लॉक रेस्ट पे है, रेस्ट पे पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब न्यूटन का फर्स्ट तो यही बोलता है, अगर किसी पे फोर्स 0 हो तो उसका एक्सीलरेशन 0, तो हाँ इस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका एक्सीलरेशन भी नहीं है, रुका हुआ था रुका हुआ रह गया। पर अगर आप यही बात एक बंदे से पूछो जो कि कार में बैठा है, तो कार में बैठा है, तो देखिए जब तक ये कार ऐसे 5 मीटर पर सेकंड चल रही थी, तो कार में बैठ के देख रहा है, तो हमें तो रिलेटिव देखना पड़ेगा। अगर आप जिस चीज़ पे बैठ जाते हैं फिजिक्स में, वो चीज़ कहाँ पे आती है? रेस्ट पे आ जाती है। तो इस बंदे से पूछेंगे तो ये बंदा इस बंदे से पूछेंगे, बोलेगा ब्लॉक रेस्ट पे, खत्म। इस बंदे से पूछेंगे भाई साहब क्या हो रहा है, तो वो बोल रहा है ब्लॉक पीछे चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो मैंने बोला भाई तेरे फ्रेम में न्यूटन का लॉ वैलिड है कि नहीं? क्या बोलेगा? बोलेगा वैलिड है। कैसे वैलिड है? वो बोले सर पहले 5 से चल रहा था, 5 से चलता जा रहा है भाई, ये आगे आगे आराम से मस्त चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, जब यहाँ पे पहुंचा है तब भी इसको 5 पे जाता हुआ दिखाई देगा। तो क्या बोले? मुझे शुरू से ये पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। और न्यूटन का फर्स्ट यही तो बोलता है, अगर कोई किसी स्पीड से या वेलोसिटी से चल रहा है वो उसी वेलोसिटी चलता रहेगा जब तक फोर्स नहीं लग रहा है, ये चल रहा है, इस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, कोई पाप नहीं है इसके अंदर। समझ में आ गई मेरी बात? अब अगर आप यही बात इससे पूछें, यहाँ पे कार में एक और बंदा बैठा है और उसकी कार एक्सीलरेट कर रही है, किस एक्सीलरेशन से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब इसके हिसाब से न्यूटन का लॉ फेल क्यों हो जाता है वो आप मुझे मतलब सोच के बताइए। अगर मान लीजिए आप मास्टर हो, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा डाउट हो सर जी इसके हिसाब से न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड क्यों है या फिर सेकंड लॉ वैलिड क्यों है, सॉरी वैलिड क्यों नहीं है, गलत क्यों है, तो क्यों गलत है आप थोड़ा बता सकते हो सोच के? अभी हुआ हम क्या बोलेंगे सर? मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी आपके पास में? 0 थी। फिर अगर आप आगे t इज इक्वल टू 1 पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 2 पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी होगी आपके पास में 2 मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 3 पे कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकंड। ये सिंपल बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। ये रेस्ट से चलना शुरू हुआ तो मान लिया ऐसे। अब आप इस वाले बंदे से पूछेंगे हाँ भाई साहब बताओ उस ब्लॉक के क्या हाल है, तो t इज इक्वल टू 0 बोलेगा लाइक रेस्ट पे है, बहुत बढ़िया। t इज इक्वल टू 1 बोलेगा चल रहा है पिछली तरफ 1 मीटर पर सेकंड से, कोई बात नहीं। t से 2 बोला 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है। 3 बोलेगा 3 चल रहा है, अरे हो क्या रहा है भाई, ये अपनी स्पीड बदलता जा रहा है यार, स्पीड बदलता जा रहा है, मतलब अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। और वेलोसिटी को चेंज कर न्यूटन का फर्स्ट लॉ नालायक, मतलब न्यूटन साहब तो ये बोल के गए ना कि भाई साहब अगर इसकी वेलोसिटी बदलेगी तो फोर्स रहेगा,
तो इसकी वेलोसिटी बदल रही है इसके फ्रेम में। पहले ये बोल रहा था भाई साहब रेस्ट पे है, फिर बोल रहा है 1, फिर बोल रहा है 2, फिर बोल रहा है 3, फिर 5, और सुनते रहेंगे तो और भी गिनती सिखा देगा आपको आगे। तो भाई साहब उसकी तो वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदली तो फोर्स लगना चाहिए। फोर्स है कहां? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है। ये मान लिया यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ था, कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं, कोई फोर्स आएगा कहां से? और फोर्स नहीं आएगा तब तक वेलोसिटी का चेंज होगी, फिर तो दिक्कत हो गया ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ फेल हो गया यहाँ पे। कैसे फेल हो गया? फोर्स कोई बॉडी पे लग दिया, लगाने वाला कोई है ही नहीं। भाई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हुई तो यहाँ पे कोई फोर्स तो होना चाहिए, पर फोर्स तो है ही नहीं। अगर फोर्स नहीं है फिर वेलोसिटी कैसे चेंज हो जा रही है? क्लियर? तो इस वजह से इस वाले फ्रेम के न्यूटन के लॉ फेल हो जाते हैं। सेकंड लॉ भी आप कैसे फेल हो जा रहा है? F इज इक्वल टू dp/dt, मोमेंटम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए पहले वेलोसिटी अलग थी, फिर अलग थी, फिर अलग थी, पर फोर्स तो दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ फेल हो जा रहा है। क्लियर? तो इस वजह से ये हमें ऐसा दिखाई देता है। इसके बाद जो सेकंड चीज हम एनालिसिस में पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन फोर्स रहता है आपके पास में, टेंशन फोर्स रहता है, नॉर्मल फोर्स रहता है। ये दो फोर्सेस सही ढंग से बनाने आएंगे तो मेरे हिसाब से आप इसके मतलब नहीं फंसेंगे इसके सवालों के अंदर। ये सब आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं जानते तो, क्योंकि पूरा तो पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा ना, इसको पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं। टेंशन जो आपके पास में है वो रस्सी के द्वारा लगता है, टेंशन आपके पास में रस्सी के द्वारा लगता है, और वो एक सिर्फ आपको पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकते। रस्सी से आप पुश कर सकते नहीं, सिर्फ पुल कर सकते हैं। तो कभी भी आपको टेंशन फोर्स बनाना हो तो आप क्या करिए, जो पॉइंट है रस्सी का पॉइंट ढूंढिए। जैसे यहाँ पे पॉइंट ये है, जैसे दो ब्लॉक को बांधा हुआ रस्सी से, ना ऐसे करीब बांधा हुआ, तो जो पॉइंट है वो ढूंढिए, ठीक। और पॉइंट से रस्सी की तरफ टेंशन लगता है, पॉइंट से रस्सी की तरफ। और ज्यादा बढ़िया आप फील कर लीजिए, आप खुद रस्सी बन के देखिए, अच्छा मैं यहाँ पे अगर लगा हुआ होता तो ये ब्लॉक मुझे लाइक नीचे खींचता, मैं इस ब्लॉक को कहाँ खींचता, ऊपर खींचता, तो टेंशन का फोर्स इसमें कहाँ लग जाएगा, ऊपर। अगर मैं यहाँ पे लटका हुआ होता तो मैं इस ब्लॉक को कहाँ लेके आता, नीचे आता, नीचे आता, तो इस वाले ब्लॉक पे टेंशन कहाँ लगता, नीचे लगता। ठीक है। सिमिलरली ऊपर वाले पे अगर आप यहाँ पे होते, ये ब्लॉक ऐसे होता तो आप इस ब्लॉक को ऊपर खींचे। टेंशन वेंशन तो बनाना आता होगा ना। अब सुनिए, जो आइडियल स्ट्रिंग आपके पास में होती है, आइडियल स्ट्रिंग, जैसे इस वाले चैप्टर में हम आइडियल स्ट्रिंग की बात करते हैं। आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है आपके पास में? आइडियल स्ट्रिंग स्मूथ होती है, स्मूथ होती है आपके पास में। और सेकंड चीज क्या है उसके अंदर, दैट इज इनएक्सटेंसिबल। सर स्मूथ का मतलब समझ में आ गया, अभी उस पर फ्रिक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन नहीं होता मतलब जैसे अभी आपके हाथ में एक रस्सी लीजिए, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो रस्सी लेते हैं, हाथ में लेंगे तो यहाँ पे यार छिद रहा है हाथ, ऐसा फील होगा ना आपको। स्मूथ होगा इसका मतलब क्या है, आपने उससे वैसलीन लगा दिया, बढ़िया मस्त स्लिप हो रहा है, समझ में आ रही है? आपने ऐसे रस्सी लिया, रस्सी निकल गई, हाँ पता भी नहीं दिया। स्मूथ स्ट्रिंग समझ में आता है क्या? स्मूथ मतलब उस पे अगर आप हाथ को रब कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, वहां फ्रिक्शन नहीं है आपके पास में, पहला। सेकंड, आपके पास में ये इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल क्या होता है? जो रस्सी होती है ना, उसको जब खींचते हैं उसकी लेंथ थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। तो कोई इलास्टिक रस्सी होगी ज्यादा बढ़ेगी, इलास्टिक नहीं होगी तो कम बढ़ेगी, पर थोड़ी बहुत सब में चेंज होता है। पर हम जब आइडियल स्ट्रिंग मान के चलते हैं तो हम बोलते हैं उसकी लेंथ में कोई चेंज होगा नहीं, उसकी लेंथ जो है वो लेंथ वही रहेगी, चाहे कितना ही फोर्स आप क्यों ना लगा लें। ठीक, और रस्सी टूटेगी नहीं जब तक सवाल में मेंशन ना हो। ठीक। फिर एक बात और कि एक स्ट्रिंग के अंदर एक मतलब एक ही रस्सी है तो एक पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहता है। एक पूरी रस्सी के अंदर टेंशन क्या रहेगा आपके पास में? सेम रहेगा। ये वाली बात रोटेशन तक सही बैठती है। फिर वो पुली वाला सवाल आता है, उसमें एक रस्सी में टेंशन बदल जाती है। तो जब तक आप रोटेशन वाले जिसमें पुली घूम रही हो वो सवाल ना आए तब तक ये ऐसा ही रहेगा आपके पास। ठीक है। नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस, ये वेब पे बहुत खतरनाक चीज है, इसमें दुनिया फंस जाती है। अब नॉर्मल फोर्स आपके पास में जो कॉन्टैक्ट होते हैं वहां पे लगते हैं। नॉर्मल फोर्स जब कॉन्टैक्ट होते हैं वहां पे लगता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहां पे अगर आप कॉन्टैक्ट देखेंगे, यहां पे ऐसे ये दो ब्लॉक बना दिए ना मैंने, इसका नाम छोटा है, इसका नाम बड़ा है। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो सरफेस सरफेस कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है बच्चों को क्या है? सरफेस सरफेस कॉन्टैक्ट। इसका सरफेस इसके सरफेस से कॉन्टैक्ट में। तो अगर सरफेस सरफेस कॉन्टैक्ट है आपके पास में तो आप क्या बोलेंगे? सर इस पे नॉर्मल ऐसे ऊपर की तरफ रहेगा। सरफेस सरफेस कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल कहां पे लगेगा आपके पास में? सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसा कॉन्टैक्ट है? सरफेस सरफेस कॉन्टैक्ट। जो नॉर्मल आएगा आपके पास में वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। समझ में आ गया? ये सरफेस सरफेस कॉन्टैक्ट है, इसमें लगाने आते हैं नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है आपके पास में पॉइंट सरफेस कॉन्टैक्ट। पॉइंट सरफेस कॉन्टैक्ट कैसा बनेगा? देख ऐसा, ये यहां पे देख, ऐसे यहां पे, ये देख ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एक रोड थी, इसको ऐसे रख रखा है। अब यहाँ पे अगर तू देख रहा है तो इस रोड का तो एक पॉइंट है और इस वाले अर्थ का एक सरफेस है, तो ये क्या होगा? पॉइंट सरफेस कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कैसा है बच्चों? इसका देख, यहाँ पे अगर तू देखेगा तो यहाँ पे पॉइंट है रोड का और सरफेस है अर्थ का। इस वाले पॉइंट किसका है? रोड का।
और सरफेस किसका है? अर्थ का। यहां पे सरफेस किसका है? रोड का। पॉइंट किसका है? अर्थ का। चमक रही है बात। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट सरफेस कॉन्टैक्ट। दिस इज पॉइंट सरफेस कॉन्टैक्ट। अब सर जब पॉइंट सरफेस कॉन्टैक्ट हो तब नॉर्मल किस तरफ लगाना होता है? देन नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। देख अगर दोनों सरफेस होंगे तो मुझे नहीं लगता तो कोई फंसेगा। दोनों सरफेस होंगे तो ये तो दुनिया जानती है, पर जब पॉइंट सरफेस कांटेक्ट होता है दुनिया का दिमाग थोड़ा गोल हो जाता है, क्या करें? जब भी पॉइंट सरफेस कांटेक्ट हो जो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। अब मैंने पूछा यहाँ पे सरफेस किसका? अर्थ का। तो अर्थ के परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक नॉर्मल ऊपर की तरफ है, रोड के ऊपर बात कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि आप इस रोड को ऊपर की तरफ धक्का मारे, रोड आपको इसी तरफ मार रही है। तो अगर इसका एफबीडी बनाएंगे ग्राउंड का नीचे बनेगा, तो हम तो रोड का बना रहे, नॉर्मल ऐसे लग गया। अब यहां पे बता किसका सरफेस है? सर इसके परपेंडिकुलर लगा दो, इसके। अरे भाई अरे क्या ऐसा बनेगा नॉर्मल? क्या दुनिया ऐसा बना देती है भाई? ये ऐसा नहीं बनेगा। कैसे सर? नहीं समझ में आ रहा है। नालायक बताया तो कैसा कॉन्टैक्ट है? पॉइंट सरफेस कॉन्टैक्ट है, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस किसका है यहाँ पे? सरफेस तो इसका है ना, तो ऐसा बनेगा इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल। चमक रही है मेरी बात? अगर यही सवाल ऐसा होता, ऐसे रोड बना दी, बता बोल कहां पे नॉर्मल? यहां पे कैसा कॉन्टैक्ट है? पॉइंट सरफेस। यहां पे भी कैसा पॉइंट सरफेस? बता किसका पॉइंट किसका सरफेस? यहां पे रोड का पॉइंट, अर्थ का सरफेस। यहां पे रोड का पॉइंट, बॉल का सरफेस। नॉर्मल किस तरह जाएगा? परपेंडिकुलर जाएगा, इधर लग जाएगा नॉर्मल। सर जी आपकी बार ऐसे क्यों नहीं बनाया? यहाँ पे तो ऐसे बनाया, ये इतना भेदभाव क्यों? मेरी मर्जी। मेरी रीजन समझ में आ रहा है? क्या ऐसे क्यों बना दिया भाई साहब? सरफेस किसका? यहाँ पे सरफेस इसका, यहाँ पे सरफेस इसका। सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाया है। एक और कॉन्टैक्ट होता है, दैट इज पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट। पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट में क्या होता है? देख पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट कहाँ बनाया? इसको यहाँ बनाता हूँ। थर्ड वन इज पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट। पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट कैसा दिखता है? देख ऐसा ऐसा दिखता है मस्त। ठीक, ये है तेरे पास पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट। इसमें कुछ पॉइंट सरफेस है, कुछ पॉइंट पॉइंट है। बताया कहाँ पॉइंट सरफेस है, कहाँ पॉइंट पॉइंट है? दिख रहा है कुछ? यहाँ पे क्या है दोस्त? यहाँ पे पॉइंट सरफेस, यहाँ पे पॉइंट सरफेस, यहाँ पे पॉइंट सरफेस। तो नॉर्मल क्या रहेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर इधर इधर रहेगा नॉर्मल। N1 N2। ठीक, ये कैसा कॉन्टैक्ट है? दिस इज, समझ में आ रहा है क्या? ये कौन सा कॉन्टैक्ट है? दिस इज पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट। दिस इज पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट। सरफेस कहाँ है? नहीं है। ये कैसा है? पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट। ये क्या ये पॉइंट सरफेस है? नहीं है। ये भी नालायक कैसा है? पॉइंट पॉइंट। ये वाला भी कैसा है? पॉइंट पॉइंट। अब क्या करना होता है पॉइंट पॉइंट में सर जी? ये तो बताओ। बाकी सब समझ में आ गया। पॉइंट पॉइंट में क्या करना होता है? जहाँ पे पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट है वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। जहाँ पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट है वहाँ पे क्या ड्रॉ कर लो? टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ये लो मस्त टेंजेंट ड्रॉ कर ली। तो इस पे जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल, इसमें यहाँ पे लगेगा, इस नीचे वाले पे इधर लगेगा। ठीक, इसको N3 दे दिया। यहाँ पे देखेगा तो इधर N4 दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा ना। तो कहीं पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट हो तो मास्टर ने क्या बताया है? जहाँ पे पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट है वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स निकालना है। क्लियर? समझ में आ गई बात? वो जब रिवाइज करें तो हम थोड़े से सवालों का जो लेवल है वो अच्छा ही लेके चलेंगे ना। हम हल्के फुल्के सवाल नहीं करेंगे, बिकॉज एनएलएम के स्टार्टिंग में जहाँ पे दिक्कत आती है वो धीरे धीरे वो कवर हो जाती है, बिकॉज बेसिक आप सीख रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ कुछ नपे तुरे सवाल लेके चलूंगा, मतलब जो आपको हेल्प करेंगे, मतलब बेसिक कंसेप्ट सीखने में ना। जैसे मान लीजिए एक सबसे स्टैंडर्ड सवाल ये है कि इसमें सीखा बहुत कुछ आ सकता है ना। मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। ऐसा कुछ सिस्टम मान लीजिए, ऐसा ना। यहाँ पे ये 1 kg है, ये 2 kg है और ये 3 kg है। सिंपल सा सवाल, बिल्कुल सिंपल सवाल। यहाँ पे ऐसे आपको बोल दिया भाई साहब 24 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक, 3 डब्बे हैं, 1 kg 2 kg 3 kg, फोर्स लगाया 24 न्यूटन का। मेरा पहला सवाल है एक्सीलरेशन कितना होगा। यहाँ पे नॉर्मलेशन कुछ मान लीजिए N1, यहाँ पे मान लीजिए N2, और आपसे पूछ लिया N1 की वैल्यू कितनी होगी और N2 की वैल्यू कितनी होगी।
ठीक, ये सवाल है। मैं आपको जहाँ टाइम नहीं दूंगा आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिएगा ना, मैं जहाँ टाइम नहीं दूंगा आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिएगा। अभी देख, अभी कैसे करेंगे, मैं कर रहा हूँ सवाल को, आप अपना ड्रॉप स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा। एक्सेशन तो आपके पास सीधा आएगा कि आप बोलेंगे सर जी ये सब एक साथ चलेंगे, और जब कोई चीज़ एक साथ चलती है तो आप सिस्टम मान सकते हैं। सिस्टम कब मान सकते हैं, सिस्टम की कहानी क्या है, अगर आपके पास एक्सेशन सेम हो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में तो आप सिस्टम मान सकते हैं। हम इसको सिस्टम माने तो एक्सेशन कितना आएगा आपके पास, एक्सेशन आएगा 24 डिवाइड बाई 6, दैट इज ये आएगा आपके पास में, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आप n1 n2 निकालने जाएंगे तो या तो आप बेसिक से निकालिए, अब अपने बेसिक से नहीं चलते हैं, अपने सीधे दिमाग लगाते हैं। मुझे समझ में आ गया कि इस 1 kg को चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, n1, तो n1 किसके बराबर आएगा, 1 मल्टीप्लाई इसका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है आपके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो n1 कितना आएगा 4 मीटर। इसको n1 किसको चलाने के रिस्पॉन्सिबल, इसको, तो n1 इज इक्वल टू m में आ गया। अगर आप n2 देखेंगे तो n2 किसको चलाने की रिस्पॉन्सिबल, इसको चलाने की रिस्पॉन्सिबल। जब इसका इन दोनों एक साथ मान लीजिए आप, फिर आपको n1 लिखना ही नहीं पड़ेगा भाई। सिर्फ 2 kg का एफबीडी बनाता तो n1 भी दिखाना पड़ता डायग्राम में, 2 kg का एफबीडी बनाता दोस्त तो इधर n1 दिखाता, इधर n2 दिखाता, इधर n1 दिखाता। अब मैं बोलूँ 2 kg 1 kg एक साथ मान लेना, तो इनको सिस्टम मान सकता हूँ, तो n1 दिखाना ही नहीं पड़ेगा, खत्म बात। तो n2 की वैल्यू कितनी है तेरे पास, 3 × 4 कितना गया भाई 12 मीटर, सही कर रहा हूँ, हाँ 12 मीटर, खत्म बात, सवाल होता है क्लियर। बच्चों आगे बढ़ते हो अपने एक और सवाल पे चल रहे हैं। ये वाला सवाल थोड़ा दिक्कत करता है। अब की बात जो स्ट्रिंग है वो मास वाली है। स्ट्रिंग में क्या है आपके पास में मास है, और जब स्ट्रिंग में मास होता है तो हर एक पुट में टेंशन सेम हो ये कोई जरूरी नहीं होता। पर अगर आप देखें रस्सी मास है होती टेंशन सेम रहता है। अब तो रोटेशन में पुली वाला केस एक आता है जहाँ पे टेंशन बदल जाती है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपने इस पे फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन। ये सेटअप है आपके पास में, रस्सी का मास गिवन है 2 kg और रस्सी की लेंथ है 1 मीटर। सबसे पहला सवाल मेरे पास ये कि एक्सेशन बता सिस्टम का, ठीक। सेकंड सवाल ये है कि टेंशन एट मिड पॉइंट कितना होगा, टेंशन एट मिड पॉइंट। फिर मैं बोलूँ टेंशन एट राइट हैंड कितना होगा, टेंशन एट लेफ्ट हैंड कितना होगा, फिर टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कितना होगा। यहाँ से अगर कुछ एक्स दूरी पे मैं चला जाऊँ तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, ये सब तुझे करके बताना है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला, स्क्रीन को पॉज कर लेता हूँ और आराम से बैठे करिए। सवाल बढ़िया है, ये लोगों को फंसा लेता है ना, आप ढंग से करिए सवाल को। अभी हुआ, देख स्क्रीन को पॉज कर, मैं सवाल सोल्व करने जा रहा हूँ। फिर जब तक सोल्व ना हो पूरा तब तक नहीं करना, 5, 7, 8, 10 मिनट रहेंगे इस सवाल के अंदर देखो ना। तो जब तक सोल्व कर रहे हैं उसके बाद में तो देखना है इसको। अब सुन मेरी बात, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने बोला इसको सिस्टम मान लेता हूँ। इसको सिस्टम मान लिया, टोटल मास कितना बन गया तेरे पास में 2 और 1 3, और इसका मास कितना है 2, टोटल कितना बन गया 5 kg। 5 kg फोर्स लगा 10 न्यूटन, तो अंदर ही बोलेगा भाई एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला सवाल खत्म हो गया। दूसरा सवाल टेंशन एट मिड पॉइंट। मास्टर का कंसेप्ट सुन से ढंग से। मास्टर ये बोलता है भाई कहीं पे भी टेंशन निकालना हो, कहीं पे भी टेंशन निकालना हो वहां से रस्सी को काट दे, जहां पे भी टेंशन निकालना है वहां से रस्सी को काट दे। रस्सी को काट दिया भाई, मिड पॉइंट पे निकालना है, रस्सी को ऐसे काट दिया, रस्सी को काट दिया तो ऐसा एफबीडी बन गया। ये मिड पॉइंट पे रस्सी को काट दिया, कितने मीटर की रस्सी बची, सिर्फ हाफ मीटर की रस्सी बची। टोटल लेंथ 1 मीटर था ना, हाफ मीटर बचा। मास्टर ने बोला है जहां पे टेंशन निकालना है वहां से रस्सी को काट दे, अपने काट दिया। अब इस पे यहाँ पे टेंशन कुछ टी लग रहा होगा, ये पीछे वाला, ये आगे वाला रस्सी पीछे वाला खींच रहा होगा ना, तो ये 1 kg है ऐसे। बस यहाँ पे टेंशन निकालना है, नहीं निकाल सकता क्या, कैसे निकालेगा। इसका मास कितना बचा, पूरी रस्सी का मास था आपके पास में 2 kg, तो आधे का कितना होगा 1 kg। तो टेंशन किसके बराबर, दैट इज 2 × a, 2 × a। भाई साहब इसका एफबीडी जब बनाया तो बोला भाई साहब इसमें टेंशन होगा एम के बराबर, तो एम कितना 2 × a। अब नालायक a कितना, a कितना, a 2 है तो कितना देगा 4 मीटर। सही। थर्ड चल, अगर मास्टर का कंसेप्ट पकड़ लिया सही है। मास्टर क्या बोल रहा है, मास्टर बोल रहा है जहां पे टेंशन निकालना है वहां से रस्सी को काट के उसका एफबीडी बना दे, जहां पे टेंशन निकालना है वहां से काट के रस्सी को काट के एफबीडी बना दे, ठीक। राइट हैंड कहां से काटेगा,
बॉल एंड लाइक कहां से काटेगा, राइट हैंड ये होता है, यहां से काट दे, यहां से काट दे तो क्या एफबीडी बनेगा, यहां पे दिखाएगा 1 kg और यहां पूरी रस्सी दिखाई देगी, पूरी रस्सी बना दे और यहां पे टेंशन निकालना है। इसका एक्सेलेरेशन कितना है सेटअप का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टेंशन कितना आएगा, इसका मास हो गया 2 kg, टोटल हो गया 3 kg, तो T इज इक्वल टू ma कितना आएगा दोस्त 6 न्यूटन। फोर्थ क्या बोल रहा है, टेंशन एट लेफ्ट हैंड, टेंशन एट लेफ्ट हैंड कहां से काटेगा, यहां से काट दे, यहां से काटे तो कैसा बनेगा, इधर टेंशन रहेगा। अभी टेंशन की वैल्यू कितनी है तेरे पास में, दैट टेंशन इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अरे हलवा सवाल है भाई, बहुत हलवा सवाल है। अब लास्ट वाला बोला भाई टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x, तो कहां पे काटूं भाई साहब, x दूरी पे जाके काट देना टेंशन को, यहां पे जाकर रस्सी काट दी, कैसा बन गया देख, यहां पे ये हो गया और यहां पे ऐसे x दूरी तक की रस्सी रख ली हमने, यहां पे टेंशन निकालना है। अब इसका मास कितना होगा, मास कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 मीटर का मास कितना है 2 kg, तो x मीटर का कितना होगा 2/x, नहीं सही, तो इसका मास कितना आएगा 2 नहीं 2x आएगा, डायरेक्टली 2x, सॉरी 2x। भाई आपके पास में मास पर यूनिट लेंथ कितना आया 2 kg पर मीटर, तो अगर आप x दूरी में देखें तो मास कितना आएगा, मास ऑफ x पार्ट लैम्डा मल्टीप्लाई x, तो कितना आएगा 2x, इसका मास आ गया 2x और ये कितना है आपके पास में 1 kg, तो आप क्या लिखेंगे tx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्सेलेरेशन कितना आ गया 2। समझ में आ रहा है, चमक रहा है, क्या कर रहा है मास्टर, मास्टर बोल रहा भाई साहब ये जो नेट फोर्स है इज इक्वल टू m में, इसका टोटल मास कितना आ गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 एक्सेलेरेशन कितना है 2, वो लिख दिया हमने यहाँ पे, टोटल कितना बना 4x प्लस 2, तो चेक कर ले x के लिए 0 पुट कर, टेंशन कितना आ रहा है 2, ये आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे टेंशन 0 था, सॉरी लेफ्ट हैंड पे x 0 था, राइट हैंड के लिए x के लिए कितना पुट करना पड़ेगा 1 पुट करना पड़ेगा, वहां पे टेंशन कितना राइट हैंड पे कहां गया, राइट हैंड पे 6 न्यूटन था, पुट करके देख ले 1 6 आ रहा है, तो सही है। मिड में अगर मैं मिड पॉइंट पे चेक करना है तो x के लिए हाफ पुट करके देख ले, वो भी सही आ रहा है, क्लियर। तो ये कभी भी आपके पास में मास वाली रस्सी का सवाल है तो घबराना नहीं है, जहां पे टेंशन पूछा है वहां से रस्सी को काट लेंगे, समझ में आ गई बात, ठीक। बच्चों मैं कुछ बेसिक सवाल आपको दिखा रहा हूँ पुली वाले ना, पर मैं सोल्व नहीं करूंगा, कुछ आंसर बता दूंगा, आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। आपके पास में एक सवाल आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको एनएलएम में थोड़ा सा ठीक रहेगा। एक मान लीजिए कि ये कुछ 3 kg है आपके पास में और यहाँ पे एक मास आपके पास में कुछ 2 kg है, ठीक। तो आपसे पूछ लिया बताओ एक्सेलेरेशन बताओ सेटअप कितना होगा और टेंशन कितना, ये 2 केसेस में ये निकालना है। एक सवाल कुछ ऐसा मान लीजिए आप, ये बेसिक सवाल हो गया एनएलएम के ना, दिस इज 5 kg, दिस इज 3 kg और यहाँ पे ये ऐसे 2 kg, आपसे बोलेगा बताइए इसमें एक्सेलेरेशन कितना होगा, क्लियर। और इसमें भी आपको एक्सेलेरेशन बताना है कितना होगा और टेंशन बताना है कितना होगा। अब ये सवाल आपके हवाले है, आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए, मैं अभी इसके आंसर लिखूंगा, मैं सोल्व नहीं करूंगा ना, बेसिक सवाल है ये, आई होप आप कर पाएंगे। मैं आंसर लिख देता हूँ, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू आपके पास में आ जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और टेंशन अगर आप देखेंगे तो टेंशन आ जाएगा टेंशन 24 न्यूटन, ठीक। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगा आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंशन आपके पास में आ जाएगा 12 न्यूटन। वैसे तो ये फोर्स ये डायरेक्टली हो जैसे मैंने किए हैं, मतलब ऐसा नहीं है मैं डाटा याद करके आया आपने, और ये मतलब बिना पेन उठाए भी हो जाते हैं सब सवाल, पर आपने पहले पता नहीं कैसे पढ़े हैं, अगर वो नए मेथड में बता दूंगा फिर आप पजल हो जाएंगे ना उसके अंदर, पर ये सब सवाल ऐसे हो जाते हैं, मतलब कुछ कुछ नहीं करना देख के हो जाएगी, पर अभी आप वो सीखने के चक्कर में पुराना कुछ भूल जाएंगे, इस वजह से मैं वो नहीं बताना चाह रहा हूँ ना आपको। तो एक नेट पुलिंग फोर्स वाला कंसेप्ट आता है, वो आपने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो आप स्किप कर दीजिए, आपने एक के चक्कर में फंस जाएंगे बिना, मतलब टाइम कम है, जेईई मेंस आने वाला है, क्लियर। ये हो जाएंगे आपके पास, सोल्व कर लेंगे इसको, ये एक्सेलेरेशन आ गया, ये आ गया, तो ये 2 सवाल है बेसिक, ये आप जरूर करके चले जाइएगा, थोड़ा सा आपको एक बार याद हो जाएगा हाँ भैया एनएलएम कैसे यूज करते थे। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
बच्चों एक सवाल प्रैक्टिस करें ना, इसका ये वाला तो आसान है, फिर इसके बाद थोड़ा सा अपने इसमें चेंज करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, थोड़ा मतलब लोग कई बार फंस जाते हैं उसके अंदर, इस वजह से सवाल दिया है। सवाल में क्या, एक रस्सी है, रस्सी के ऊपर एक आदमी लटका हुआ है, इधर एक ब्लॉक है। अब ये आदमी क्या कर, रस्सी ऊपर जैसे ऊपर 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 जा रहा है, ठीक। सवाल में क्या बोला है, मैन क्लाइंब अप विद एक्सीलरेशन g/6 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है g/6 से। तो आपसे बोला गया रस्सी में टेंशन कितना है और इस वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है, इसका मास कितना है, m/2, इस बंदे का मास है m। क्लियर, बढ़िया सवाल है, आप सोच समझ के करिएगा ना। इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए। देखिए अब एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले। अगर आदमी का एफबीडी बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, ये आदमी है, इस पे ऊपर तरफ टेंशन लग रहा है कुछ टी, ठीक। नीचे तरफ क्या लग रहा है, इस पे mg। आदमी ऊपर तरफ टेंशन लग रहा है टी, नीचे तरफ लग रहा है mg। इसका एक्सीलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में, यहाँ पे जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो सब ग्राउंड फ्रेम में लिखते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, मतलब हम न्यूटन के लॉ लगा रहे हैं, किस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में। हमें ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे के रिस्पेक्ट में लगाना है, तो उसको एक्सीलरेशन कितने दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है g/6, बिकॉज बोला ऊपर मूव कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इसका एफबीडी बनाएंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे तो इस पे क्या लिखेंगे आप, m/2, इससे ऊपर की तरफ तो टेंशन टी लग रहा है, नीचे की तरफ इसका दैट इज mg/2 फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से। इतना सही। सबसे पहले हम टेंशन निकालते हैं इस इक्वेशन से, तो हमने क्या लिखा, t - mg इज इक्वल टू mg/6। टेंशन कितना का, टेंशन आ गया 7mg/6, टेंशन आ गया 7mg/6। तो यहाँ पे टेंशन कितना आ गया, 7mg/6, नीचे mg/2 है, जिसका एक्चुअली कितना है, 7mg/6 माइनस mg/2 इज इक्वल टू m/2a। सही, m उड़ा दिया, 2 यहाँ पे 3 आ गया, तो ये कितना बन गया टोटल, दैट इज 4g/3 एक्सेलेरेशन आ गया आपके पास। तो ये जो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा आपके पास, दैट इज 4g/3। टेंशन अब आप यहाँ से निकाल देंगे, टेंशन तो आ ही गया 7mg/6। क्लियर, ये समझ में आएगा, कोई दिक्कत थी इसके अंदर। अब ये थोड़ा सा इसका वर्जन बदलते हैं बच्चों, सर थोड़ा सा एक वर्जन बदलते हैं, इसको लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू रॉ। अब थोड़ा दिमाग लगा, बस सवाल में एक वर्ड चेंज कर दिया, पहले था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब है वो विद रिस्पेक्ट टू रॉ। आपसे पूछा गया कि एक्सेशन कितना होगा ब्लॉक का और टेंशन कितना, करके बताइए इस वाले केस में। ये बढ़िया है, थोड़ा सोच के करिए ना, फंसना नहीं है। हाँ भी हुआ, देखिए इसको कैसे करना चाहिए। तो स्क्रीन को पॉज कर ले, तो नहीं किया है, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, पर सवाल अच्छा है तो ढंग से करेगा ना इसको। मैं बोल देता हूँ भाई साहब कि मान लिया कि इसका एक्सेशन कुछ ऊपर की तरफ है ए, तो हम एक रस्सी के ऊपर एक कीड़ा बिठा देते हैं। ये एक कीड़ा है, दिस इज कीड़ा। इस कीड़े का एक्सेशन में नीचे की तरफ कितना हुआ, ए। मैंने मान लिया इस बंदे, इस ब्लॉक का एक्सेशन ऊपर की तरफ ए है, इस कीड़े का नीचे की तरफ कितना हुआ, ए होगा। अब मुझे पता है कि इस कीड़े को, इस बंदे का जो एक्सेशन दिखाई दे रहा है वो g/6 दिखाई दे रहा है। इस कीड़े को, इस बंदे एक्सेशन दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, g/6। पर मुझे एक्सेशन किसके फ्रेम में चाहिए, ग्राउंड फ्रेम में चाहिए। तो ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेशन कितना आएगा, तो अगर मैं बोलूं एक्सीलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रॉ, वो तो मुझे समझ में आ गया, दैट इज g/6, किस तरफ, ऊपर की तरफ। और एक्सीलरेशन ऑफ रोप अगर आप देखें तो नीचे की तरफ ए है। तो अगर मैं ये लिखूं एक्सीलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपके पास कितना है, g/6 माइनस ए, ये आएगा। अगर आप इतना कर पाए तो सवाल में कुछ बचा नहीं। फिर तो आप एफबीडी बनाइए, एक्सेशन में सब पता है। इस बंदे का एफबीडी बनाया, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ कितना, mg। एक्सेशन कितना है, ऊपर की तरफ g/6 माइनस ए। इसकी इक्वेशन इज t माइनस mg, t माइनस mg इज इक्वल टू m g/6 माइनस ए। सही। दूसरी इक्वेशन इस ब्लॉक की लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
यहाँ पे m/2 मास है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ माना, नीचे की तरफ m/2g लग रहा है, तो आप क्या लिखेंगे t माइनस m/2g इज इक्वल टू m/2a। समझ में आ रही? ये दो इक्वेशंस आपके सामने, इनको सोल्व कर लेते हैं। देख यहाँ बन गया t इज इक्वल टू mg प्लस mg/6 माइनस ma, और यहाँ पे बन गया तेरे पास t इज इक्वल टू mg/2 प्लस ma/2, दोनों सेपरेट कर दिया, यहाँ माइनस किया तो यहाँ बन गया mg/2, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना आ गया, ये माइनस किया है ना, यहाँ पे माइनस कर दिया आपने, तो प्लस mg/6 और माइनस बन गया 3ma/2, m सब साफ हो गया आपके पास। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो 3a/2 आ रहा है आपके पास, 6 LCM तो 3 और एक 4, 2g/3, दिस इज 2g/3, तो a आपके पास में कितना आ गया, a आ गया 4g/9, 4g/9, ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन इज 4g/9। क्लियर? टेंशन में सब आ जाएगा। तो इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपको इक्वेशन लगाते वक्त जो एक्सेलरेशन चाहिए, दैट इज आप एफ जो लिख रहे हैं, फोर्स लिख रहे हो, किस फ्रेम में लिख रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम में लिख रहे हैं, बिकॉज अगर आप रस्सी के फ्रेम में अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो रस्सी खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बिकॉज रस्सी का एक्सेलरेशन है, और रस्सी खुद जब नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो वहाँ पे आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अभी हम ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं, तो जब भी ऐसे सवाल आप आए तो आप ग्राउंड फ्रेम में करिए सो। क्लियर? बच्चों अभी हम बात करेंगे कि अगर आपको कभी न्यूटन्स लॉ आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाने पड़े तो उस वाले केस में हम कैसे लगाते हैं। तो अगर हम बात करें, मतलब हेडिंग होनी चाहिए आपकी कि दैट इज न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, तो उसमें कुछ नहीं करना, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना, दैट इज सूडो फोर्स, पी सूडो फोर्स। यानी ये कब लगाना है सूडो फोर्स, जब आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बैठ के न्यूटन का लॉ लगाना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान रखिए, ये कब लगाना है, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के न्यूटन का लॉ लगाना चाहते हैं। अब सूडो फोर्स होता है कितना, इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब आपको जहां पे बैठ के लगाना है वहां पे आप खुद को बैठा हुआ मान लीजिए, तो आपका एक्सीलरेशन लेना है और जिसके ऊपर आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर आप फोर्सेस देना चाहते हैं, उसका मास लेना है। जैसे मान लीजिए मैं लिफ्ट में बैठ गया और मैं एक ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो एक्सीलरेशन मेरा होगा और मास किसका होगा, ब्लॉक का होगा। तो मास किसका है, ऑब्जेक्ट का, एक्सीलरेशन कितना है, ऑब्जर्वर का। तो सूडो फोर्स होता है m × a। समझ में आ गया? डायरेक्शन किस तरफ होता है, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, हाँ भाई, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स किस तरफ होता है, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। सूडो फोर्स में दो बातें हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सूडो फोर्स कब लगाना है, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के न्यूटन का लॉ लगाना चाहते हैं। अगर आप ग्राउंड फ्रेम में बैठ के सोल्व करें तो आप सूडो वोडो लगाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। लिफ्ट कुछ है मूव करे, आप ग्राउंड फ्रेम में बैठते ही सोल्व हो जाएगा बिना सूडो के। पर सूडो लगाने के बाद सवाल आसान बन जाता है, इस वजह से हम इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए सूडो की डायरेक्शन क्लियर है, वैल्यू आपको क्लियर है, अब कैसे लगाना है, क्या करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। एक बात और है, फोर्स है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। लोगों को लगता है फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता नहीं है। फोर्स की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम आती है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, फंसना नहीं है। फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। सर मुझे थोड़ा फील कराओ, फील मैं तुझे करवाता हूँ। मान ले जैसे तेरे को मैं इस ऊपर छत से टांग दूँ, उल्टा टांग दूँ मैं तेरे को, ठीक, मैं कुछ दर्द हो रहा है, हाँ दर्द हो रहा है। अब मैं बोलूँ भाई साहब मैं भाग रहा हूँ, अब दर्द हो रहा है, तो बोलेगा तब भी हो रहा है। मैं बोला थोड़ा तेज भाग रहा हूँ, अब हो रहा है, तब भी हो रहा है। अरे भाई मेरे भागने से तेरे दर्द में थोड़ी फर्क पड़ेगा क्या? तो टेंशन फोर्स कैसे बदल जाएगा तू बता? जो तेरे बॉडी में पेन हो रहा है टेंशन की वजह से पेन हो रहा है। देखो मैं उल्टा लटका दे छत से और मैं भागना शुरू कर दूं, मैं बोल रहा हूँ, मैं फोन किया भाई साहब मैं गाड़ी में भाग रहा हूँ बहुत तेज, एक्सीलरेशन भी है, दर्द कम हुआ, कैसे दर्द कम होगा यार? तो टेंशन फोर्स, जो भी रियल फोर्सेज है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते। लोग बोलते सर आप गलत बोल रहे हैं, फोर्सेज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते। यहाँ तो करा भाई फोर्स नहीं है, ये तो फोर्स में सूडो मतलब ही नकली होता है, जो होता ही नहीं फोर्स। सूडो फोर्स कहाँ लग रहा है बताओ, कहाँ है सूडो फोर्स? दिखता है नहीं है। सूडो फोर्स नाम की चीज ही नहीं है कोई। सूडो फोर्स तो एक गलत कंसेप्ट है जो लगाया जाता है एनएलएम मतलब न्यूटन के लॉ को सही प्रूव करने के लिए। तो जो रियल फोर्सेज हैं, अगर आपको वैसे दिक्कत है, रियल फोर्सेज कभी भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते नहीं है। फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, टेंशन हो नॉर्मल हो, ये सब फोर्सेज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते नहीं है। ठीक, अब आप समझिए मेरी बात को। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल उठा लेते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपके पास में ऐसे दो ब्लॉक हैं, ऐसे एक ये वाला ब्लॉक है, एक ये वाला ब्लॉक है, ठीक है। इसका मास है कुछ 2 kg,
और इसका मास है आपके पास में 3 kg। ठीक, और ये इस लिफ्ट में मूव कर रहा है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक, तो आपको बोला गया इस रस्सी में टेंशन T1 है, इसमें कुछ टेंशन T2 है, फाइंड T1 T2, फाइंड T1 एंड T2। और आप किस फ्रेम में बैठ के सोल्व कीजिए, लिफ्ट के अंदर बैठ के सोल्व कीजिए। मैं दोनों फ्रेम में आपको करवा के दिखा दूंगा। मतलब आप मान लीजिए आपको मतलब मजे लेने सवाल में तो एक काम करिए, एक यहाँ पे बिठा दीजिए एक बंदे को, एक बंदे को यहाँ पे बिठा दीजिए। ठीक, इस बंदे का नाम ए है, इस बंदे का नाम बी है। आप दोनों के रिस्पेक्ट में सोल्व करिए, ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में सोल्व करके बताइए T1 T2 कितना कितना आ रहा है। अभी हुआ? स्क्रीन को पॉज कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, मैं कर रहा हूं सवाल को। अगर आप बी फ्रेम में बात करेंगे तो अगर आप बात करें ऑब्जर्वर किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वर है हमारा बी, ऑब्जर्वर है बी। तो कैसा फ्रेम है बी बंदा जो है वो जो ग्राउंड पे खड़ा है वो कैसा फ्रेम है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल? दिस इज इनर्शियल। ये कैसा है आपके पास, इनर्शियल फ्रेम। तो सूडो लगाना है क्या, नहीं लगाना, इनर्शियल फ्रेम पे सूडो लगाना नहीं है। अगर ये बंदा एफबीडी बनाएगा तो क्या बोले सर 2 kg, ऊपरी तरफ कितना लग रहा है T1 फोर्स लग रहा है, नीचे तरफ कितना लग रहा है mg लग रहा है, क्योंकि सूडो लगाएगा ही नहीं, ये तो इनर्शियल फ्रेम है। और इसको अब सुनना कितनी रियलिटी है फिजिक्स के अंदर। अगर आप इस बंदे से पूछेंगे भाई क्या दिखाई देता है, ये बोल रहा है मुझे 2 kg का ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखा दिया इसको, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, सही। तो अगर आप यहां से पूछो T1 की वैल्यू कितनी, तो आप इक्वेशन क्या लिखिएगा, वो लिखिएगा T1 - 20 इज इक्वल टू m में तो 4, तो T1 की वैल्यू बोलेगा वो 24 वोल्ट। ठीक, सिमिलरली अगर आप 3 kg के लिए बोलेंगे मैं 3 kg का बना के बता, तो बोले सर 3 kg है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T2, ये तरफ लग रहा है T1, और इस वाले बंदे को ये 3 kg का ब्लॉक किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बोलेगा ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। सर सूडो लगाओ, फिर सूडो क्यों लगाऊं, किसके फ्रेम में बात कर रहे हैं, बी के फ्रेम में। बी कहां पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है तो कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। और इनर्शियल फ्रेम में सूडो नहीं लगाते, इसमें ये ऊपर खतरा करके मेंशन कर रहे कि कभी भी सूडो तभी लगाना है जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो जहां पे जिसकी रिस्पेक्ट है बोलता है खुद को महसूस करो, मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे धरती पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब आप इसका लिखिए इक्वेशन, T1 के ऊपर है 24, तो मैं लिखा T2 - T1 इज इक्वल टू 6। T1 की वैल्यू है 24, तो T2 कितना गया 30 मीटर। सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी जो बात थी वो किसके रिस्पेक्ट में थी बच्चों, बी के रिस्पेक्ट में थी। अगर अभी मेरा ऑब्जर्वर हो जाए ए, अभी मेरा ऑब्जर्वर कौन हो जाए ए, अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए कैसा है आपके पास में, ए है नॉन इनर्शियल, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। सर कैसे पता लगा, बे ये मूव कर रहा है ना ग्राउंड के फ्रेम में, उसका एक्सीलरेशन है, और अगर किसी ग्राउंड के फ्रेम में किसी ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन होता है तो वो इनर्शियल फ्रेम नहीं होता, वो नॉन इनर्शियल होता है। और नॉन इनर्शियल में न्यूटन के लोग फेल हो जाते हैं, तो हमें सूडो लगाना पड़ेगा। अब सुनना मेरी बात उसी ढंग से, इसने मैंने बोला 2 kg के ऊपर फोर्सेस बता, तो उसने बोला सर ऊपर लग रहा है T1, मैंने कहा बहुत खूबसूरत, इसे एक लग रहा है mg, मैं खत्म होगी बात कर, नहीं मैं अब की बार नॉन इनर्शियल फ्रेम हूं, तो जब तक सूडो नहीं लगाऊंगा तब तक न्यूटन का लॉ सही नहीं बैठेगा। मैंने बोला भाई साहब लगा सूडो। अब सूडो देखना कैसे लगाएंगे। सूडो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन है ऑब्जेक्ट, किसको ऑब्जर्व कर रहा है 2 kg को, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है ये, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, तो कितना लेगा सूडो 4। डायरेक्शन किस तरफ, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ना लाइक ऊपर जा रहा है तो कहां लगेगा, नीचे लगेगा। तब क्या जो सूडो फोर्स आएगा एफ सूडो, तो कितना आएगा आपके पास 4 न्यूटन आएगा। समझ में आ गया बच्चों, ये बात बहुत सही ढंग से क्लियर होनी चाहिए। मास किसका लेना, ऑब्जेक्ट का, एक्सीलरेशन किसका लेना, ऑब्जर्वर का, डायरेक्शन किस तरफ है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। सही। अब आप ये देखिए, अब मैंने पूछा, और सुन मेरे पास ढंग से भाई, अभी मैंने ए से पूछा तू खुद ए बन जा, मैंने बोला भाई तेरे को ये ब्लॉक का क्या मोशन दिखाई दे रहा है, तो बोले रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। मैं कैसे, सर जी मेरे सामने लिफ्ट पे है, मैं देख रहा हूँ वो पड़ा है, चल रहा है क्या उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे खड़ा होता लिफ्ट के अंदर, तो कोई कहीं ऊपर नहीं जाता दिखाई देता क्या, नहीं दिखाई देता। तो आप क्या बोले सर रेस्ट पे है, तो एक्सीलरेशन कितना दिखाई देगा 0, इसको एक्सीलरेशन 0 नहीं दिखाई दिया, तो इसका एक्सीलरेशन 0 दिखाई दे रहा है।
अब आप देख ले वैसा T1 की वैल्यू कितनी आ रही है, T1 की वैल्यू T1 माइनस नीचे की तरफ फोर्स कितना आ गया, दैट इज ma, और इसकी वैल्यू 0 होगी बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है, तो टेंशन कितना आ गया 24 न्यूटन। देख पहले भी 24 न्यूटन आया था। तो ये तो मास्टर बोल रहा है फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता नहीं है। अगर तू T2 निकालेगा तो निकाल T2, कैसे निकाले T2? सर जी इसका एफबीटी यहां बना देता हूं, वहां पे जगह नहीं है। ऊपरी तरफ T2, नीचे की तरफ T1, एक mg, सूडो कितना 4 न्यूटन देगा सूडो, क्या सूडो विल बी 6 न्यूटन। क्यों? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 3, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है 2, 6 न्यूटन किस तरफ, नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन कितना 0। ये आ गया ना बच्चों, यहाँ पे गलती कर दी ना, माफी उसके लिए। यहाँ पे mg कंसीडर नहीं किया हमने ना, यहाँ पे 30 न्यूटन एक mg आएगा, तभी मतलब रिजल्ट कैसे डिफरेंट आ रहा है। हमने मतलब गलती होगी ये कि हमने mg कंसीडर नहीं किया, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये बन गया T2 माइनस 30 माइनस T1 इज इक्वल टू 6। जो लोग देख रहे थे, जिन्होंने नोटिस कर लिया था, वो बहुत देर सोच रहे हैं मास्टर ने क्या कर दिया। तो T2 कितना आ गया आपके पास, 30 प्लस 24 प्लस 6। अब बता भाई कितना आ गया, ये टोटल 60 न्यूटन है। सही। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इक्वेशन क्या बने, T2 माइनस T1 माइनस 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू पुट कर दी, T1 24 था, ये पुट किया 60 न्यूटन आ गया आपके पास में। तो आप कोई भी फ्रेम से काम कर सकते हैं, पर ये सवाल सिंपल था, पर कई कई ऐसे सवाल आते हैं ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन बहुत अजीबोगरीब बन जाते हैं, इस वजह से हमें सूडो की हेल्प लेनी पड़ती है। समझ में आ गया? सूडो का कंसेप्ट बहुत ढंग से क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स में अगर आपको चीजें क्लियर है, सवाल कितना ही टफ क्यों ना है आप कर पाएंगे, पर चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर दिखनी चाहिए। हाँ मैं हूं, मुझे दिखाई दे रहा है, तब आपको जाके फिजिक्स समझ में आएगी। क्लियर बच्चों? एक दो सवाल देता हूँ ना आपको सूडो फोर्स से रिलेटेड, अपने सोल्व तो नहीं कर पाएंगे, मतलब रिवीजन का मतलब ये है कि फटाफट थ्योरी कवर कर लें, पर ठीक है साथ साथ में कुछ कुछ सवाल मैं दे देता हूँ आपको, क्योंकि एक सोल्व करने बैठ जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा ना, हमें कम टाइम में खत्म करना चाहिए। तो मैं वो सवाल देता हूँ, आंसर्स बता देता हूँ, आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा और इजीली आप सोल्व भी कर पाएंगे। मैं कुछ सवाल लिख के दे रहा हूँ आपको। ऐसे करो, ये 3 kg है आपके पास में और ये ऐसे 2 kg, ठीक है, और ये सेटअप ऐसे मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, कुछ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, आपको क्या क्या बताना है कि एक्सीलरेशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू, यही बताना है ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बताना है। एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। और फिर आपको थोड़ा और मजे लेने हैं तो आप ये करना कि एक्सीलरेशन दोनों को निकालें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सीलरेशन ऑफ ब्ला 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 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। थोड़ा सा सवाल क्रिस्पी बन जाएगा अगर आप ये कर देंगे, ठीक है, और टेंशन इतने से काम बने, टेंशन अपने आप आ ही जाएगा इसके अंदर। एक और सवाल अगर आप लिखेंगे तो ऐसा लिख लीजिएगा सवाल को, मतलब इस लिफ्ट के ऊपर 2 एक्सीलरेशन है, ऊपर की तरफ है 2 और इस तरफ है 5। समझ में आ रही है बात? आपसे बोला गया कि एक्सीलरेशन ऑफ, वही सेम सवाल है, एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, बस एक ही कर देना ना इसमें, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ये दोनों सवाल आप करेंगे तो तोड़ सेट हो जाएगा ना, मतलब इसका सूडो का। ठीक, सोचे करिएगा ना बढ़िया ढंग से। मैं आपको रिजल्ट दे देता हूं, इसका जो जवाब आपके पास में आएगा, लेट मी डू 10 12 13, एक मिनट में थोड़ा सोल्व करूँ ना, मैं वही कर रहा हूँ जो हम करते हैं नेट पुलिंग 4 डिवाइड बाय टोटल मास। तो ये बन गया आपके पास में 36 डिवाइड बाय 5, ये आएगा 36/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो एक्सीलरेशन आएगा 2 kg का, तो इसके रिस्पेक्ट में आएगा इस तरफ 36/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका देखेंगे 3 kg का तो वो नीचे की तरफ आएगा, दैट इज 36/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लूं क्या मैं, सही, ठीक। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में पता है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन पता है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे ना।
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ए का जो एक्सीलरेशन आएगा 2 kg का, वो इस तरफ था 36/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक नीचे की तरफ और ऐड हो जाएगा, नहीं ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप 3 kg का देखेंगे तो 3 kg का नीचे की तरफ था 36/5, तो ये बन जाएगा नीचे की तरफ दैट इज 36/5 माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जवाब आएगा। क्लियर? यहाँ पे इसके लिए नॉर्मल अगर आप निकालेंगे, ये वाला नॉर्मल भी निकाल लेना लगे हाथ, तो नॉर्मल की वैल्यू आपके पास में आएगी 24 मीटर। हम जी की वैल्यू 10 लेके चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल मैंने कंप्लीट कर दिया, सब बता दिया आपको इसके अंदर। ये बस सोल्व करिएगा बैठ के ना सभी से। अच्छा, इसमें अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आपके पास में आएगा, एक्सेशन अगर आप देखेंगे इसका, ये 26/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? इसका नीचे की तरफ आएगा और इसका ऐसे इस तरफ आएगा 26/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कर लेगा तू सोल्व इसको, तो ये तेरे लिए है, तो इनको सोल्व कर लेना। और अगर तेरे पास आंसर कुछ डिफरेंट आ रहे हो, बाई चांस मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, लग तो नहीं रहा है, सही लग रहा है ना, ये एक्सेशन आएगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है, कर लीजिएगा, ये आपका जवाब आएगा। बच्चों अभी हम कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, और कंस्ट्रेंट के सवाल लोगों को फंसा लेते हैं ना, और लोगों को हमेशा स्ट्रगल रहता है कंस्ट्रेंट के अंदर। आप दो बातें आप सही ढंग से अगर आप जान लेंगे तो आप कंस्ट्रेंट के सवाल आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे, मतलब बहुत ही आसान से सिंगल लाइन में सॉल्व हो जाएंगे, और वो आप जानते भी होंगे, पर आप उनको थोड़ा सा शार्प कर लीजिए उस चीज़ों को। क्या कि नेट पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन फोर्स, नेट पावर डिलीवर्ड, जितनी टेंशन है सबकी वजह से नेट पावर निकालो वो जीरो आएगी, नेट पावर डिलीवर्ड बाय नॉर्मल फोर्स इज जीरो। समझ में आ गई? ये दो स्टेटमेंट आप याद रख लीजिए, नेट पावर पी नेट किसका, टेंशन का, या फिर आप इसको बोल सकते हैं वर्क डन नेट बाय टेंशन। एक ही बात है, अभी टेंशन को डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके तो पावर आएगा, वर्क को डिफरेंशिएट करें तब टेंशन आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, वर्क को डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर आएगा, तो वर्क डन बाय टेंशन भी नेट जीरो है, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन भी जीरो। सिमिलरली पावर नेट बाय नॉर्मल या फिर पावर नेट बाय नॉर्मल, सॉरी वर्क डन नेट बाय नॉर्मल, ये दोनों टर्म भी कितने आते हैं, जीरो। क्लियर? बस आपको ये स्टेटमेंट याद रखने हैं। और यहाँ पे पावर होता है आपके पास में एफ डॉट वी, तो ये एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट करके आगे एक्सप्रेशन में भी चला जाता है। जैसे आपको पता है T1 मतलब Tx1 प्लस Tx2 इज इक्वल टू जीरो है, नेट वर्क डन लिख दिया मान लीजिए मैंने ना, तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको डिफरेंशिएट करूँ तो क्या बन जाएगा, Tv1 प्लस Tv2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो हो गया वर्क डन का स्टेटमेंट, ये हो गया पावर का। और अगर आप इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तब ये बन जाएगा Ta1, तो उसके लिए भी सही बैठ जाता है एक्सप्रेशन के लिए। अगर आप लिखेंगे Ta2 इज इक्वल टू जीरो, तो कुछ स्पेसिफिक केस है जहां पे ये बात फंस जाएगी, पर वो बहुत ही रेयर पूछता है वो सब चीजें। अब आप मेरी बात समझिए, जैसे आपको ये सवाल दे दिया कि आपको बोला गया कि इसका एक्सप्रेशन ए है, बताओ इसका एक्सप्रेशन कितना होगा, एक ये सवाल है। फिर ये वाला सवाल दे दिया, बोल दिया इसका एक्सप्रेशन कुछ यहाँ पे ए है, तो बताओ इसका एक्सप्रेशन कितना होगा। ठीक, एक ये वाला सवाल है आपके पास में, इसका एक्सप्रेशन गिवन है, इसका एक्सप्रेशन गिवन है, इसका पूछ दिया। तो आप चाहे तो आपको कमांड है तो आप स्क्रीन पॉज कर दीजिए, आप तीनों के जवाब मुझे बता दीजिए, फिर उसके बाद में मैं करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं रुकूंगा मैं, इससे आप स्क्रीन पॉज कर दीजिए। हाँ मैं कर रहा हूं बच्चों, आप नहीं हुआ है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीन पॉज कर लीजिए। खुद से सवाल का जब रिजल्ट आता है तो वो उसका एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है ना। अब सुन मेरी बात, यहाँ पे टेंशन इसमें मान ले कुछ टी है, यहाँ पे भी टेंशन टी होगी, यहाँ पे भी टेंशन टी होगी, बिकॉज ये अपने आप में एक रस्सी, और एक रस्सी में टेंशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो इस रस्सी में टेंशन हो जाएगी 2T, ठीक, T 2T, यहाँ पे T, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2T हो जाएगा। जैसे ही कर रहा हूँ, इस पुली का मास है नहीं, ये सब जो पुली आइडियल पुली जो होती है उसे बात नहीं की। आइडियल पुली क्या होती है, मासलेस होती है, फ्रिक्शनलेस होती है, फ्रिक्शन भी नहीं होगा और वो मासलेस भी होगा, और वो घूमती नहीं है। जैसे ये पुली हमें लगता है घूम रही, घूमती नहीं है इस वाले केस में, इसमें रस्सी स्लिप होती रहती है। घूमेगा ना पुली तब टेंशन बदल जाएगा जो रोटेशन में होता है। तो यहाँ पे पुली, आइडियल पुली का मतलब क्या है, वो फ्रिक्शनलेस है, और फ्रिक्शनलेस उसको आप घुमा ही नहीं सकते ना, कैसे घुमाएंगे। अगर घुमाना है तो आपको फ्रिक्शन देके कुछ घूमेगा तभी तो टॉर्क आएगा। तो मासलेस जो पुली होती, जो आइडियल पुली होती है, वो घूमती नहीं है, वो सिर्फ बस ऐसे ही दिखावे के लिए है। तो यहाँ पे जब इस पे देखें तो इस पे एफ नेट जीरो होना चाहिए, बिकॉज मास जीरो है, तो एफ नेट जीरो होगा तो ऊपर टी
यहाँ पे टी तो ऊपर 2t हो गया, नीचे भी कितना होना चाहिए, दैट 2t होना चाहिए। अब आप देखिए, अगर आप देखेंगे इस वाले ब्लॉक पे, यहाँ पे सबसे इस वाले केस में देखते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे नेट टेंशन तो लग रहा है 2t, एक्सेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ। इस ब्लॉक पे अगर आप टेंशन देखेंगे ऊपर की तरफ है, जहाँ एक्सेशन किस तरफ, नीचे की तरफ। पावर कितना आएगा, पावर नहीं मतलब पावर को भी डिफरेंशिएट करें तो आएगा 2ta और माइनस का आएगा, बस इस ब्लॉक पे टेंशन किस तरफ रहेगा, 2t ऊपर, जहां कहां पे रहना लायक, नीचे, तो नेगेटिव है। तो इस पे अगर आप देखें तो इस पे कुछ एक्सेशन मान लीजिए a नॉट, मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी है। अब मैंने उस पे क्या लिखा, इट इज प्लस टी a नॉट, ये नेट पावर डिलीवर्ड और कहीं पावर डिलीवर नहीं हो रही। आप देख लीजिए यहाँ पे तो नेट फोर्स 0 हो रहा है, ये वाला पॉइंट तो पुली मूव ही नहीं कर रहा, यहाँ पे भी इस पुली पे नेट फोर्स 0 है, सिर्फ इस पे जो टेंशन का वर्कडन आ रहा है आपके पास में, यहाँ पे तो टेंशन अगर नेट फोर्स 0 है ना, ऊपर भी 2t नीचे भी 2t, नेट 0, सिर्फ इन ब्लॉक्स पे आ रहा है आपको टेंशन का वर्कडन। तो ये टेंशन ऊपर था, ज्यादा लाइक नीचे रहा, इस वजह से नेगेटिव, इस पे टेंशन ऊपर है तो ये ऊपर ही जा रहा होगा, तभी नेगेटिव पॉजिटिव नेट 0 आएगा। आपने मान लिया ऐसे, इसको काट दिया तो a नोट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2a के बराबर। तो अगर ये a से ऊपर जा रहा है आपके पास, तो इसको किससे जाना पड़ेगा, 2a से जाना पड़ेगा, जिसका जवाब होगा। इस पे चलते हैं, क्या जवाब आएगा देख, इसमें टेंशन t मान ले, इसमें भी टेंशन कितना t, ये तो एक ही रस्सी है, तो क्या इसमें t नहीं, अलग अलग रस्सी है, ये t, तो यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों, 2t। अब ये पूरी एक रस्सी है तो ये भी कितना, 2t, 40, तो ना यहाँ पे कितना 40, तो यहाँ पे भी कितना 40। सही। अगर तो इस m मास को देखेगा तो m मास पे नेट कितना टेंशन लग रहा है, 70, कितना लग रहा है बच्चों, 70, और जा किस तरफ रहा है वो, नीचे की तरफ, 70, और जा किस तरफ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इस कैपिटल M पे अगर तू देखेगा तो कितना टेंशन लग रहा है, कैपिटल T लग रहा है, और जा किस तरफ रहा है वो पता नहीं, तो मान ले कुछ ऊपर की तरफ a नॉट। तो इस पे वर्कडन देख, इस पे कितना है, दैट इज -70a, बिकॉज टेंशन लगा ऊपर है, जा नीचे रहा है। और उसमें अगर तू देखे दैट इज प्लस TA नॉट इज इक्वल टू 0, इस t ने इसको मार दिया तो a नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 7a आ गई। ठीक। अगर इस वाले केस में देखेंगे तो वापस वही काम करते हैं, यहाँ पे टेंशन T और T, ये पूरी एक रस्सी है, इसमें कितना बनेगा दोस्त, 2t। लोग तो इसमें गलती कर देते हैं, t/2 नहीं बनेगा, नेट टेंशन, नेट फोर्स 0 आना चाहिए, ऊपर 2t तो इसमें नीचे भी 2t। अब देख इसके ऊपर दिख, तो यहाँ पे क्या लिखा, इस पे अगर देखेगा दैट t ऊपर लग रहा है, जा नीचे रहा है, दैट इज -t2a। सही। इस पे देखेगा तो 2t ऊपर लग रहा है, जा भी ऊपर है, तो प्लस आएगा ना, ये प्लस 2ta। इसका नलायक का नहीं पता कहां जा रहा है, तो आपका मन करे वहां मान ले, जहां तेरा मन करे वहां मान ले, मैंने मान लिया नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका कितना बनेगा, -TA नॉट इज इक्वल टू 0। सब टेंशन आपस में मर गई। अब इस 2a ने इसको मार दिया तो a नोट की वैल्यू कितनी आएगी, 0, तो भाई से भी चलेगा ही नहीं, ये रुका रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है क्या करना है। समझ में आ गई बात? बच्चों ये दो सवाल आपको दिखाए हैं और ये दोनों ठीक सवाल है ना, लोग इसे फंस जाते, दोनों में फंस जाते हैं लोग। सबसे पहले इस वाले केस में आपको बोला गया फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ए। सवाल में क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए। सेटअप क्लियर है, 1 kg इधर जा रहा है, 5 kg का ब्लॉक है, ये इधर जा रहा है, इसका मास कुछ ए है, मास से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सीधे वेलोसिटी बता रहा है। क्लियर? अब मुझे करके बताइए कितना जवाब आएगा, ए की वेलोसिटी कितनी आएगी। ये एक सवाल है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ v डैश मान ली ना हमने, तो v डैश की वैल्यू कितनी होगी ये मुझे बताना है। ये वाला एंगल को थीटा मान लीजिए। ये शानदार सवाल है भाई, दुनिया से बहुत फंसती है और बहुत डाउट रहता है लोगों को ना, करके बताइए। मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, मैं कर रहा हूँ। हम कैसे करेंगे, मैंने बोला कि यार
इस पे अगर आप देखेंगे तो टेंशन रस्सी में एक में मान लो, इसमें टेंशन कुछ टी मान लिया ना, इसमें टेंशन टी, तो यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, और इस वाली रस्सी में कितना हो गया आपके पास, दिस इज 2t। तो अगर आप 1 kg को ऑब्जर्व करेंगे तो 1 kg पे इस तरफ टेंशन लग रहा है कितना, 2t। अगर आप बच्चों 5 kg का FBD बनाएंगे, 5 kg का FBD ढंग से बनाएंगे ना, 5 kg का FBD, तो इस पे एक ऐसे लगा हुआ है, तो एक टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है इस पुली पे, और एक यहाँ पे बस नीचे की तरफ लग रहा है। यहाँ पे ऐसे एक पुली है बीच में, बड़ा बना देता हूँ उसको 5 kg को। यहाँ पे ऐसे पीछे पुली लगी हुई है, इसमें एक टेंशन ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है, और एक टेंशन ऐसे इधर की तरफ लग रहा है, और एक टेंशन इधर डायरेक्टली ऐसे टी लग रहा है। इतनी टेंशन लग रही है, और ये मूव किस तरफ कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक, तो अगर आप देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में नेट कितनी बची, इस टी ने इसको मार दिया। इस डायरेक्शन में नेट बची, इधर बची नेट टी, नेट टेंशन इधर बची टी, और इधर नेट कितनी बची, 2t बची, और जा किस तरफ रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो इसकी वजह से पावर आएगा ही ना, क्योंकि फोर्स गिवन टेंशन लग नीचे रहा है, जा इस तरफ रहा है, तो इसकी वजह से पावर आएगा, सिर्फ इसकी वजह से आएगा। और कितना आएगा आपके पास पावर, वो हम देख लेंगे। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी सवाल में गिवन है कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। एक बार मैं सिर्फ FBD से देख रहा हूँ। एक FBD बनाएंगे तो एक FBD में ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, और तो कहीं कोई टेंशन है ही नहीं, और ये जा किस तरफ रहा, मतलब जो भी है इसका मान लेता हूँ कुछ नीचे की तरफ वेलोसिटी कुछ भी मान लेता हूँ ऐसे, समझ में आ रही बात। अब आप देखिए नेट अगर आप देखेंगे तो इस पे तो बन गया -2t और 1 पावर डिलीवर्ड। इस पे देखेगा नेट तो कितना है दोस्त तेरे पास में, ये तो सब कट गए, इसकी वजह से है इट इज 10, मतलब 2t प्लस 2t मल्टीप्लाई 5, प्लस क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है। और उस पे अगर तू देखेगा तो तूने कहाँ माना, कहाँ मानना है बता, मैं नीचे मान लिया, तेरा मन करे ऊपर मान लेगा, नीचे मानेगा तो नेगेटिव लिखेगा, t t t सब निपट रही है। तो यहाँ पे बना -2 प्लस 10 माइनस v इज इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू भाई मेरे पास आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 8 मीटर पर सेकेंड किस तरफ आ रही है, नीचे की तरफ। ये पॉजिटिव है ना, बस जो आपने माना है वो सही माना है। अगर आपका जवाब हमें नेगेटिव आता है, जो आपने माना है वो गलत है। सही आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, पर ग्राउंड फ्रेम में ये सिर्फ 8 मीटर पर सेकेंड ही नहीं होगी। अगर आपने यहां तक किया है इसका मतलब आप पूरा ध्यान से नहीं देखते हैं सवाल को। भाई साहब इसके साथ भी चिपका हुआ है, इस साथ भी आगे इसको जाना पड़ेगा, किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर आपके पास में क्या रहेगा, √64 + 25। क्लियर। तो कितना आ गया आपके पास है, 5 4 9 √89 मीटर पर सेकेंड। इस ब्लॉक के साथ भी मतलब 5 के जगह साथ के चिपक के चलना है। अब वैसे सवाल यही पूछ रहे तो आपसे सीधी मिस्टेक करवा देगा, पहला ऑप्शन दे देगा 8 और आप भी आगे बंद करके वाह अपना तो आ गया सवाल, आपने जा रहे हैं 8, फिर देखे मैंने लायक गलती कर दी। तो हर ऑप्शन को पढ़ना चाहिए आपको सवाल के अंदर, फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर। अब हम इस वाले केस में चलते हैं। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो आपको बोला है रस्सी का ये वाला एंड v स्पीड से मूव कर रहा है, तो बताओ ब्लॉक की ये v' वेलोसिटी कितनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख, यहाँ पे इस वाले एंड पे अगर देखेगा तो टेंशन लग रहा है पीछे की तरफ और जा रहा है वो v से, तो -tv आ गया। यहाँ पे अगर देखेगा तो यहाँ पे टेंशन कुछ t है, इधर वैसे ये है t v' cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसने इसको मार दिया तो v' की वैल्यू जो आ गई दैट इज v/cos थीटा। इस मेथड से करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर दुनिया करती कैसे है, दुनिया को ऐसा लगता है अच्छा इसकी वेलोसिटी इधर v है तो ये आएगा v cos थीटा, ये आई v/cos थीटा। एक्चुअल में इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस वेलोसिटी ज्यादा है नहीं, v/cos थीटा, cos थीटा इज लेस देन 1, तो ये v' इज ग्रेटर देन v। ये लोगों को खा जाता है सर कैसे आएगा। लोग क्या करते हैं बता रहा हूं, अगर आप इस अप्रोच से नहीं जा, लोग करते हैं सर जी इस वाली रस्सी की वेलोसिटी इधर v तो इधर v cos थीटा, तो v' आएगा v cos थीटा, पर यहां से कुछ और आ रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। कंपोनेंट हमेशा ओरिजिनल वेलोसिटी के टूटते हैं, कंपोनेंट नहीं टूटते। इस ब्लॉक की वेलोसिटी नेट इस तरफ है तो कंपोनेंट हमेशा नेट वेलोसिटी टूटेंगे, हमेशा जो नेट फोर्स है नेट वेलोसिटी उसे कंपोनेंट टूटते हैं। नेट वेलोसिटी ये है, तब आप बोलेंगे v' cos थीटा इज इक्वल टू v। ऐसा नहीं करना कि v cos थीटा इज इक्वल टू v', ये गलत है, ये गलत है बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है। दिस इज रॉन्ग। आप जैसे यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन बना लिया ऐसे ना, इसके ऊपर ऐसे एक मास m रख दिया, अब यहाँ पे mg, अब mg कंपोनेंट तोड़ेंगे ना, आपको मैं बोलूं इधर mg sin थीटा है,
आपको सिर्फ देखो इधर mg sin थीटा, तो बताओ इस डायरेक्शन में कितना, फिर आपको इस डायरेक्शन में है mg sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, या फिर जो भी ये mg sin स्क्वायर थीटा, ये आएगा नेगेटिव थीटा। अब इसके कंपोनेंट यहाँ थोड़ी तोड़ूंगा, mg का कंपोनेंट तोड़ूंगा, नेट का कंपोनेंट टूटता है हमेशा। अगर मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊं कि इधर mg sin थीटा लग रहा है और पूछूं इस डायरेक्शन में कितना फोर्स, आप बोलेंगे सर mg sin थीटा मल्टीप्लाई cos 90 माइनस थीटा, तो mg sin स्क्वायर थीटा, आप उसे नीचे की तरफ mg sin स्क्वायर थीटा, वो गलत बात है ना। जब तक नेट नहीं पता तब तक आप नहीं करेंगे उसको, समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पे आपको नेट पता होना चाहिए, तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी इस तरफ है, तब आप बोलेंगे v डैश cos थीटा इज v, तो आपके पास ये जवाब आएगा। ये सवाल अच्छा था, लोग इसे फंस जाते हैं, तो आप थोड़ा ढंग से देख लीजिए इसको ना। बच्चों कंस्ट्रेंट रिलेशन के कुछ सवाल हैं और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ना, मैं खुद नहीं कर रहा, अपने चैप्टर इस लेक्चर का एंड कर रहे हैं। एनएलएम में से स्प्रिंग फोर्सेस बच गए हैं, और स्प्रिंग फोर्सेस अपने फ्रिक्शन जब पढ़ेंगे उसकी स्टार्टिंग में थोड़ा देख लेंगे, अभी लेक्चर काफी लंबा हो गया। तो ये आपके पास में है कुछ सवाल, और इसके अंदर आपको पता है कि इस वाले एंड की वेलोसिटी गिवन है, रोड है यहाँ पे साइड करिए, इस वाले एंड की वेलोसिटी गिवन है, इसकी वेलोसिटी आपको निकालना है। आप देखिए वर्क डन बाय नॉर्मल से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उससे क्यों नहीं कर पा रहे, ये सब अब आपके भरोसे आप एक करके बताएंगे। इसका जवाब अगर आप चाहिए मैं लिख देता हूँ जवाब, जिसका जवाब जो आएगा दैट इज v इज इक्वल टू v1 tan थीटा ना। तो ये आप लिख लीजिएगा कि साइड में लिख लीजिएगा, पहले सोल्व करिए तो लास्ट में इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसका एक्सप्रेशन आपको बोला गया a1 कितना आएगा, तो ये जो a1 आएगा आपके पास में दैट इज a cot थीटा, a cot थीटा, ठीक है, साइड में के जवाब लिख लीजिएगा। अब ये वाले जब सवाल रहते हैं, अब इसमें कंस्ट्रेंट का यूज करना पड़ता है। अब आपको पहले से आप ये देखेंगे, अच्छा इसका एक्सप्रेशन आप a मान लीजिए, तो इसका फिर कितना होगा वो देखिए, और कुल मिला के आपको दोनों ब्लॉक का एक्सप्रेशन बताना है। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है। अच्छा अगर आप वैल्यूज निकालेंगे तो कितनी कितनी आएगी, जो फाइनल आंसर्स आपके पास में आएंगे। इसका एक्सप्रेशन आपके पास में g/3 आएगा, इसका एक्सप्रेशन जो आएगा, इसका जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज g/3, इसका एक्सप्रेशन कितना है g/3, ये इसका आंसर है ना, ये आंसर है, लास्ट में कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने मिलेंगे एनएलएम के रिवीजन के साथ में। स्प्रिंग वाला पोर्शन बचा हुआ है, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे फ्रिक्शन को ना, और स्प्रिंग वाला पोर्शन बचा हुआ है उसी में स्टार्टिंग में थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एनएलएम आपको, अगर आप ये सब सवाल सही ढंग से देख लेंगे तो आपको बेसिक सब क्लियर हो जाएगा, आप सवाल कर पाएंगे किसी भी तरीके का। फिर अपने प्रीवियस ईयर करने वाले हैं वो भी आप ढंग से देख लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।